कि भाई मैं आपको सीवी बनानी सिखाऊंगा कि कैसे न्यूजीलैंड के लिए आप सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं। दोनों चीज़ें सिखा दूंगा। चलो ठीक है, मैंने तो सीवी का कहा था, चलो कवर लेटर भी सिखा देते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे हमने न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा पे कुछ वीडियोज़ बनाई, 2 वीडियोज़ हम बना चुके हैं और उसमें मैंने आपको मुकम्मल नॉलेज दिया कि भाई ये वीज़ा है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है, सारी तफसीलात बताई, एलिजिबिलिटी बताई, आपको रिक्वायरमेंट्स बताई। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई मैं आपको सीवी बनानी सिखाऊंगा कि कैसे न्यूजीलैंड के लिए आप सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं। दोनों चीज़ें सिखा दूंगा। चलो ठीक है, मैंने तो सीवी का कहा था, चलो कवर लेटर भी सिखा देते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन सीवी और कवर लेटर बनाना सीखने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई खुदारा हमारे टेलीफोन नंबर पे कॉल कर कर के ये मत कहें कि हमारा वीज़ा लगवा दें, क्योंकि हम सर्विसेज नहीं देते। और ये मैं हर वीडियो के अंदर चीख चीख के, और कुछ वीडियोस में तो मैंने आपके आगे हाथ भी जोड़े थे कि भाई हम सर्विसेज नहीं देते इमिग्रेशन की, ये सिर्फ मालूमाती वीडियो हैं। और बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं कि भाई अगर आप सर्विसेज नहीं देते तो आप वीडियोस क्यों बनाते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि हम पाबंद नहीं है किसी से पूछ के वीडियो बनाने के। सेकेंडली भाई ये उन लोगों के लिए हैं वीडियोस क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई आपकी हक हलाल की कमाई ज़ाया हो। पहले बेसिक नॉलेज ले लो, दिल माने किसी एजेंट के पास चले जाना। अदरवाइज़ ये वीडियोस में इतना नॉलेज होता है कि अगर आप जो बंदे काम करने वाले हैं ना वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आपके पैसे किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें, आप कोई अपना माली नुकसान ना कराओ एजेंट के हत्थे चढ़ के। आप उल्टा हमें कह रहे हो सर जी दसो किन्ने पैसे लेने ने साड़ा वीज़ा लवा दो। ओ भाई मैं नहीं पैसे लेने हो तो और क्या चाहिए। बहुत सारे लोग तो थंबनेल देख के नीचे कमेंट कर देते हैं, लो सर जी आप तो फीसें इकट्ठी करने के चक्कर में वीडियो बना रहे हैं। भाई कितनी फ़ीसें? मुझे कोई एक बंदा आके कहे कि सर आपने मेरे से ना वीज़ा लगवाने की फ़ीस चार्ज की है, तो भाई मेरे हाथ खड़े हैं। हम एक फ़ीस चार्ज नहीं करते। अगर मैं आपको अपने स्टैट्स बताऊं ना, पिछले 6 महीने के अंदर आप जाके देख सकते हैं, मोर देन 4 मिलियन व्यूज़ हैं। और 4 मिलियन में से अगर मैं 4 लाख कॉल्स आपको बताऊं ना, तो ये बात बुरी नहीं है। हमारा नंबर हमेशा बिजी रहता है, यहाँ व्हाट्सएप इंगेज रहता है। 3 टीम के मेंबर्स हैं, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि सर हम तो खाना नहीं खा सकते, इतनी कॉल्स हैं, सर जी वीज़ा लगा दो, ये कर दो। जस्ट इमेजिन अगर मैंने सबसे $10 भी लेना शुरू किया होता, सिर्फ $10, ठीक है, 4 लाख कॉल्स हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आप कर लो कितने लाख बनते हैं। तो भाई मैं तो पैसा इकट्ठा करूँ और चला जाऊँ, ऐसा काम तो मैंने नहीं करना ना। मेरा मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है कि भाई फ्रॉडियों से बचो। बहुत सारे लोग सिर्फ थंबनेल देख के कमेंट कर देते हैं, कुछ शहजादे आते हैं वो 1 मिनट की वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखते ही नहीं है। भाई जब तक आप किसी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेते और आप उसके ऊपर बहतान लगा रहे हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, थोड़ा सा यार अखलाकियात का ख्याल रखो। ये पता चलना चाहिए आपके मैसेज से कि आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। तो बाकी चॉइस भाई आपकी होती है। ठीक है, आपको आज़ादी है, आप आके राय दो कि सर ये वीडियो अच्छी नहीं है, हमें नहीं समझ में आई, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन आगे कहना ये फ्रॉड है तहकीक किए बग़ैर, तो भाई या किसी के कहने पर, किसी के कहने पर तो आप किसी को कत्ल भी कर दोगे कि यार उन्हें है क्या दे दी ऐसी दी तैसी। खुदारा यार थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना है, तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है। मैं ये जो डाटा आपको बता रहा होता हूँ ये मैं अपने तौर पे नहीं बता रहा होता, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे डाटा पड़ा होता है। और मैं अक्सर तो आपको स्क्रीन पे लेके जाके दिखाता हूँ कि भाई ये डाटा पड़ा है, ये वीज़ा प्रोग्राम है, कर लो जो करना है। ठीक है, मैं कोई अपनी तरफ से तो आपको नहीं बता रहा, मैं कोई कंसल्टेंट तो हूँ नहीं आप लोगों से फ़ीसें निकलवाने के लिए एक मक्खन लगा लगू के बताऊँ। जो थंबनेल पे हमने थोड़ी सी अट्रैक्शन रखी होती है ना, वो एक दरवाज़ा है कि यार इस दरवाजे से एक बार आप अंदर तो आओ और अंदर वीडियो के अंदर हकीकत पड़ी है वो जान लो भाई, ताकि कोई आपको नुकसान ना दो। जहाँ पर हम बिल्कुल सादा सा थंबनेल लगाते हैं ना, लोग बात ही नहीं सुनना चाहते, फिर आखिर पे नुकसान करवाते हैं अपना। अंदर तो भाई फ़ायदे की चीज़ है ना, बाहर हमने फिर भी कोई झूठ नहीं लिखा होता, आप जाके तसल्ली कर सकते हो। टॉपिक पे आते हैं भाई, बड़ा लंबा लेक्चर हो गया लेकिन डिस्क्लेमर दे दिया। अगर अब आपने कॉल की ना भाई हमारे नंबर पे, तो भाई फिर वो फ़ोन नहीं उठाएंगे आपका, तो आपने नाराज़ भी नहीं होना। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं कि भाई सीवी और कवर लेटर क्या बनाना है। सीवी कवर लेटर बनाने से पहले भाई कॉपी पेंसिल पकड़ लो। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं अब आपको लिखवाने लगा हूँ ये पहले आपने हाथ से लिख लेने अपने पास को, उसके बाद इनको फोकस करते हुए आपने कंप्यूटर पर बैठना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है और वहाँ पर आपने से करना है। आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होना ज़रूरी नहीं है, आपको कोई बेल बूटे लगाने ज़रूरी नहीं है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, कोई प्रोफेशनल पिक्चर नहीं लगनी।
कुछ नहीं लगना भाई न्यूजीलैंड फॉर्मेट सीवी के अंदर, ठीक है। कॉपी पेंसिल पकड़ो और हम शुरू करते हैं। लो भाई, सबसे पहला और अहम पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि यूज़ जस्ट वन फ़ॉन्ट, ठीक है। आपने सिर्फ एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है। बहुत सारे हम लोग शहज़ादे क्या करते हैं, हेडिंग के लिए कोई और फ़ॉन्ट रख लिया, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो कुछ और कर लिया, अबाउट का फ़ॉन्ट कुछ और है और नीचे वाला फ़ॉन्ट भाई एक जैसा फ़ॉन्ट, ठीक है। आपने कोई मल्टीपल तरह के फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करने, ठीक है। एक ही तरह का जस्ट यूज़ वन फ़ॉन्ट थ्रू आउट योर सीवी, आपने कोई पंगे नहीं लेने, ठीक है जी। उसके बाद कन्वर्ट योर एकेडमिक ग्रेड्स टू न्यूजीलैंड इक्विवेलेंट एकेडमिक ग्रेड्स। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हम उधर अप्लाई कर रहे हैं ना न्यूजीलैंड के अंदर, तो हमें न्यूजीलैंड के बारे में जानना ज़रूरी है कि भाई वहाँ पर किस लेवल के जो है इक्विवेलेंसी समझी जाती है। वहाँ पे CGPA कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर परसेंटेज की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूजीलैंड के अंदर परसेंटेज बेस पे चलते हैं तो आपने जो अपने एकेडमिक्स की डिटेल्स हैं वो परसेंटेज में लिखनी है कि भाई मेरे 85% मार्क्स आए थे, ठीक है। अगर वहाँ पर GPA सिस्टम चल रहा है तो भाई आपने GPA सिस्टम के अंदर लिखना है, ठीक है। आप ये जाके गूगल कर सकते हो और उसके मुताबिक आपने अपने एकेडमिक्स को उस ही फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के इक्विवेलेंसी के अंदर आपने करना है। अदरवाइज़ आप ये भी लिखोगे कि कन्वर्ट माई डॉक्यूमेंट्स टू द न्यूजीलैंड इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंट्स, तो आपको गूगल के ऊपर बड़े ऐसे वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं, तो वहाँ से आपने ये चीज़ निकाल लेनी है। अगर मैं सिर्फ इसी पे करूँगा ना तो यार इस पर एक पूरी वीडियो बन जाएगी, ये थोड़ा सा लेंथी काम है। सिर्फ आपको इशारा दिया है, अगर आप अक्लमंद होगे तो आप खुद ही इंशाल्लाह कर लोगे और मुझे पता है आप अक्लमंद हो, ठीक है जी। उसके बाद है जी इंक्लूड वॉलंटियर वर्क, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, NGOs के साथ काम किया होता है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपने हो तो आपने बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आपने कोई अल खिदमत फाउंडेशन के साथ कोई काम किया वॉलंटरली, आपने किसी फाउंडेशन के साथ काम किया वॉलंटरली, आपने किसी कंपनी के साथ काम किया वॉलंटरली कि सर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो आई विल नॉट चार्ज, तो इसे कहते हैं वॉलंटियर वर्क। न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाहर के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं यहाँ पे वॉलंटियर वर्क की बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरे एंड पे अगर मैं दुबई की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ पर आपने किसी को CV देनी हो, उसमें वॉलंटियर वर्क लिखा हो तो उन्होंने कहना यार अच्छा इन्हें की किया होना, कुछ भी नहीं किया होना। तो वॉलंटियर वर्क की पाकिस्तान में शायद इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वॉलंटियर वर्क की बहुत वर्थ है। यही वजह है कि जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल समिट्स होते हैं उन्होंने वैकेंसीज रखी होती हैं कि भाई हमें वॉलंटियर्स चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा भाई वॉलंटियर्स चाहिए, पाकिस्तानी के कहते हैं ओ जा यार असी पागल है, मुफ्त जाके काम करिए। भाई इसकी जो वर्थ और जो आउटपुट आपको बाद में मिलने वाली है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने NAS समिट के अंदर अगर काम किया तो वहाँ पर जो है उसको अगर एज ए वॉलंटियर उसने काम किया तो वो क्या करेगा, उसका सर्टिफिकेट आगे यूज़ करेगा और उसको बहुत हेल्प करने वाला है वो। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको उम्मीद है चीज़ क्लियर हुई होगी। तो वॉलंटियर काम करो, अगर नहीं भी किया तो आज से काम स्टार्ट शुरू कर दो, ठीक है। ऐड रेलिवेंट कीवर्ड्स बेस्ड ऑन जॉब पोजीशन। अच्छा, हम लोग CV बनाते हैं जनरल अपने अल्फाज के अंदर, हम थोड़ा सा भी काम नहीं करते। अब AI का दौर आ गया, आप जाओ ChatGPT के पास, आपने कोई भी अपना डेजिग्नेशन लिखना है ChatGPT से लिखवाओ, उससे कोई यार एक ना सेल्स मैनेजर की मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दो, वो आपको जिस तरह अल्फाज में लिख के देगा। फिर आप उसको एक प्रॉम्प्ट दो कि भाई ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करना जो कि CV सर्च के अंदर आते हैं, तो वो आपको बताएगा कि उन्हीं कीवर्ड्स को वो यूज़ करते 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 लिख के देगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर CV को रीड करे, तो उन्होंने फ़िल्टर्स लगाए होते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू वो CVs को फ़िल्टर आउट करते हैं। वो कीवर्ड लिख देंगे कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो टाइम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो। अब अगर टाइम मैनेजमेंट एक कीवर्ड है, एक लफ्ज़ है, अल्फाज का मजमूआ है, आपने अगर टाइम मैनेजमेंट अपनी CV के अंदर लिखा हुआ तो चांसेस हैं कि वो फ़िल्टर आउट होकर उसके फ़िल्टर में आ जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10,000 CVs हैं, मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कि मुझे ऐसा कीवर्ड वाली CVs निकाल दो और मैं लिख देता हूँ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी लिखा तो जितने लोगों ने प्रोडक्टिविटी का वर्ड अपनी CV के अंदर लिखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। जितने लोगों ने CV के अंदर प्रोडक्शन मैनेजमेंट लिखा होगा वो फ़िल्टर होकर साइड पे आ जाएंगे। अब अगर 5,000 CV थी तो मेरे पास 50 CVs आ गई जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब मैं उन 50 को फर्दर फिल्टर आउट करूँगा कि यार एक्सपीरियंस वाइज या कुछ भी है, तो वो चीज़ें एक अलहदा आ जाती हैं। लेकिन आप देखो ना, 5,000 से उठ के आप 50 के अंदर आ गए हो, क्या सिर्फ राइट कीवर्ड्स यूज़ करने की वजह से। तो ये आपने कीवर्ड्स बड़े ज़रूरी होते हैं, आपने वो लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है भाई, आपने अगर कोई लाइसेंस लिए हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई डिप्लोमास हैं, वो आपने लाजमी मेंशन करने हैं और बाकायदा डेट के साथ कि आपने वो कब कब किए हैं, किन इदारों से किए हैं, ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं। इससे
एम्प्लॉयर को जल्दी पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा जी मैंने एक सर्टिफिकेशंस की हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, अब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या करेगा कि यार वो कहेगा कि यार कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लिखेगा, तो जिधर जिधर सीवी में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जिस जिसके लिखा होगा वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एक लफ्ज़ आपके अंदर सीवी का इतना अहम होता है जो कि सर्च के अंदर आता है। एम्प्लॉयर क्या ढूंढ रहा है, एम्प्लॉयर क्या देख रहा है। और मज़े की बात यह है सीवी एक बार नहीं बनती। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये सीवी हमने बना लिया है, अब इसको हर जगह मैं फ्लोट करना शुरू करूँगा, हर जगह पर फेंकना शुरू कर दूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है भाई। सीवी समझ लो आपने हर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नई बनानी है, न्यू, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आप एज ए जनरल मैनेजर काम करते रहे हो, एक्सपीरियंस आपका जनरल मैनेजर का है, लेकिन आप देख रहे हो कि यार न्यूजीलैंड के अंदर सेल्स मैनेजर चाहिए, तो अब अगर जनरल मैनेजर की पोस्ट डालोगे वो कहेंगे यार ये तो ऊपर के लेवल का बंदा, ये सेल्स में नहीं आएगा। हालांकि आपको पता है कि यार पाकिस्तान में अगर जनरल मैनेजर में मैं 5 लाख कमा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं 10 लाख कमा लूँगा सेल्स मैनेजर बन के, तो मैं नीचे ज़रूर आऊँगा लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो आप अपनी सीवी को मॉडिफाई करोगे, जनरल मैनेजर की जगह आप सेल्स मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन लिखो, क्योंकि आपको काम तो वो आता है, तो आप उसके मुताबिक मॉडिफाई कर लोगे अपनी सीवी को, ठीक है। उसके बाद सबसे एंड पे आपके जो भी होता है हाईलाइट रेलिवेंट वर्क एंड स्टडी एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एजुकेशन आती है, बहुत सारे लोग स्टार्ट एजुकेशन से करते हैं जी, मैंने एफएससी यहाँ से की, मैंने बैचलर्स यहाँ से किया। नो, कोशिश करो कि अपनी लास्ट 2 सर्टिफिकेशंस, लास्ट 2 एजुकेशन डिग्री, मास्टर्स किया है तो मास्टर्स एंड बैचलर्स कर दो, ठीक है। और अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप पीएचडी और उससे पीछे वाली रखो। कोशिश करो 2 से ज़्यादा आप ना करो। इदारे का नाम अगेन ज़रूर लिखो, साल ज़रूर लिखो। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं कवर लेटर की। भाई कवर लेटर तो बहुत आसान है। अभी जाना है आपने चैट जीपीटी पे, ओपन एआई पे चले जाओ, चैट जीपीटी पे जाके लिखोगे भाई इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे एक कवर लेटर लिख दो, वो आपको कवर लेटर एक पूरा फॉर्मेट बना देगा। आपने वहाँ पर अपना अपना नाम एडिट करते रहना, जहाँ पर ब्लैंक होगा वहाँ पे लिखा होगा तो योर नेम, तो एज इट इज़ पकड़ के नहीं भेज देना। योर नेम की जगह आपने अपना नाम लिखना है। फिर उसने कंपनी नेम लिखा होता है, वहाँ पर आपने उस कंपनी का नाम जिस तरह आप भेज रहे हो वो करना है। तो एक बार उसको प्रूफ रीड करना है तो आपका कवर लेटर तो 2 मिनट में बन जाता है, ठीक है। मेन आपका टाइम थोड़ा सा लगता है सीवी के ऊपर। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस पर एक और वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें ये बताएं कि वो कौन से ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो हम इसके ऊपर भी बना लें, और बल्कि अगली वीडियो ये बना लेता हूं कि भाई वो कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिस पे आप अप्लाई करके इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।